Hello everybody, this is Arpit Trivedi welcoming you to the short lecture on electrophoresis of protein। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। और ये टॉपिक जैसे कि है तो बहुत छोटा, लेकिन इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं बहुत लोगों को। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स की, और इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ डीएनए की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस वर्ड को स्प्लिट करते हैं तो इट विल बी स्प्लिटेड इन टू, दैट इज इलेक्ट्रो एंड फोरेसिस। इलेक्ट्रो, दैट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, and the phoresis is to carry across. Like energy of electricity is this, एनर्जी हम लोग किस चीज़ में यूज़ कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को हम लोग इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि जो भी मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग को सेपरेट करना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसको मूव करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है, ठीक है। फोरेसिस टू कैरी अक्रॉस। अब क्या है इसकी डेफिनेशन? इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर सेपरेटिंग और रिजॉल्विंग चार्ज्ड मॉलिक्यूल सच एज अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड इन अ मिक्सचर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, जो चार्ज मॉलिक्यूल है यहाँ पे इसका यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी चीज़ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जब तक वो मॉलिक्यूल चार्ज नहीं होगा तब तक उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए हम उसमें चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना जरूरी है। जैसे डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप की वजह से, ठीक है, तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो चार्ज मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चार्ज मॉलिक्यूल इन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव और माइग्रेट एट अ स्पीड डिटरमिन्ड बाय देयर चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो यानी कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है और हम लोग उसको अलग करना चाहते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल के जो कि सेम मिक्सचर में प्रेजेंट है, तो वो दोनों मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? चार्ज टू मास रेशियो, कि एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज है, डेट इज क्यू, और कितना दोनों का मास है, इसका जो रेशियो होगा ये डिटरमाइन करेगा कि कौन कितना तेज चलेगा। तो इसके लिए कुछ लॉज हैं, हम लोग पहले उस लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। वो लॉज कौन कौन से हैं? सबसे पहला, एन आयन विद चार्ज क्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स एफ इलेक्ट्रिकल। एफ इलेक्ट्रिकल मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी एक आयन है, ठीक है, चाहे वो कैटायन है या एनायन है, वो अगर एक उसका ऊपर जो चार्ज है उसको हम मान रहे हैं क्यू, और वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ई, ठीक है, तो जो उस पर फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों के मल्टीपल के, दैट इज एफ इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्यू इंटू ई, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है कि द रिजल्टिंग माइग्रेशन ऑफ द चार्ज्ड मॉलिक्यूल थ्रू द सॉल्यूशन इज अपोज्ड बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स। सीधी सी बात है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी कोई फोर्स लग रहा होगा। तो अगर एक एफ इलेक्ट्रिकल फोर्स वो फेस कर रहा है और मोशन कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा? V इंटू एफ। V क्या है यहाँ पे? V इज द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ चार्ज्ड मॉलिक्यूल और F है फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इन दोनों से हम लोग ये अलग अलग लॉग से डिराइव करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी एक ऐसी यूनिट है या फिर एक ऐसा टर्म है जिससे हम ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में या जिसका हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका मोशन कैसा है या वो कितना मूव कर रहा है, तो या वो कैसे अलग है बाकी मॉलिक्यूल से जो कि सेम मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है क्या? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इज द रेशियो ऑफ V by E, that is rate of migration upon the electric field, the strength of the electric field, or we can say it is the ratio of the charge upon the frictional coefficient. ओके, तो अब हम लोग इससे क्या मतलब समझ सकते हैं कि देखा जाए अगर यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और फ्रिक्शनल फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास जेल या जिसमें भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसका फ्रिक्शनल मूवमेंट, उसका फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस उतनी कम होगी। और अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसका चार्ज बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ज़्यादा होगी। सीधी बात है, जब चार्ज ज़्यादा होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वो उतनी तेज़ी से मूव करेगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इस इलेक्ट्रोफोरेसिस के टाइप्स कितने तरीके के होते हैं। तो हम लोग अगर देखें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेसिकली 2 टाइप्स हैं, तो मतलब इसके सब टाइप्स आगे होते हैं, लेकिन 2 मेजर टाइप्स हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। एक तो मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिफरेंस क्या है? मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में जैसे हम लोग देखें इट वाज डेवलप्ड बाय टेसाइलियस इन 1937। और ये किस लिए यूज होती है? मतलब काम दोनों का सेम ही है, दोनों को मिक्सचर को अलग करना है। दोनों मिक्सचर में से कोई भी अगर हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमको मिक्सचर से अलग करना है, लेकिन दोनों के जो प्रोसीजर हैं और जो टेक्निक है दोनों की वो अलग है। जैसे मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सैंपल होता है वो हम लोग बफर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं और फिर उसको हम लोग एक डिजायर्ड पीएच पे एक ग्लास ट्यूब में रखते हैं जो कि इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होती है। अब इसका और जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में मेजर डिफरेंस क्या होता है कि ये जो होता है मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस में पूरा हमारा सोल्यूशन जो होता है वो मिक्स्ड रहता है आपस में, और इससे होता है कि जब ये अलग भी हो जाते हैं, ठीक है, तो हम इनकी बाउंड्री को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये अलग है ये अलग है, इसका मतलब इस मिक्सचर में 3 मॉलिक्यूल या 3 ऐसे कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, लेकिन हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग यूज कर सकते हैं एनालिसिस के लिए कि हाँ इस मिक्सचर में ये है, लेकिन हम उस मिक्सचर का फ्रैक्शनेशन नहीं कर सकते हैं, उसमें से हम कंपाउंड्स अपने अलग अलग नहीं कर सकते हैं, जो कि जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग को प्रोवाइड करता है एक अलग से इसका। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस को, क्योंकि हम लोग उसमें एनालिटिकल और प्रिपरेटिव दोनों पर्पसेस के लिए उसको यूज कर सकते हैं। जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक हम लोग के पास सॉलिड मटेरियल होता है जिसपे हम लोग रन कराते हैं अपना, चाहे वो पेपर हो सकता है या जेल। अगर हम लोग पेपर यूज करते हैं तो वो पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है, अगर हम लोग जेल यूज करते हैं तो वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती क्या है। सबसे पहले तो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे अगर बात करें हम लोग तो जेल किस तरह काम करता है? जेल काम करता है मॉलिक्यूलर सीव की तरह। मॉलिक्यूलर सीव का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर हमारे पास जैसे हम लोग जैसे सारी टेक्निक जो डेवलप करी गई हैं, ये सारी टेक्निक बहुत ही पहले डेवलप हो गई थी, तो तब के जितनी चीज़ें हैं वो काफ़ी ये सारी टेक्निक्स इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर हम लोग बड्स यूज़ करते हैं जेल क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है, जेल क्रोमेटोग्राफी हम लोग कर रहे हैं मान लीजिए, और उसमें हम लोग बीड्स यूज़ करते हैं, तो वो बीड्स क्या काम करती हैं? जैसे उसमें हम लोग कोई भी मिक्सचर डालते हैं तो कोई प्रोटीन जो छोटी होगी, कोई प्रोटीन बड़ी होगी, अलग अलग पेप्टाइड्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो छोटी पेप्टाइड्स होती हैं वो तो बीड्स में फंस जाती हैं और वो धीमे धीमे आती हैं, जबकि जो बड़ी प्रोटीन्स होती हैं वो इंटर बीड्स जो स्पेस होता है उसमें से निकल के जल्दी नीचे आ जाती हैं, जल्दी इल्यूट कर जाती हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं। लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में थोड़ी अलग है चीज़। इसमें क्या होता है कि हम लोग जितना जेल का कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे या जितना इसका कंसंट्रेशन यूज़ करेंगे जेल को और ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें उसका पोर साइज उतना कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे बफर में हमारे पास मिक्सचर है प्रोटीन्स का, ठीक है। अब वो प्रोटीन्स का जो मिक्सचर बफर में प्रेजेंट है वो जेल में अपना एंटर होगा, ठीक है, तो हमारे जेल का जितना पोर साइज होगा, जितना छोटा पोर होगा, ठीक है, उतना बड़े मॉलिक्यूल्स को दिक्कत होगी उन पोर्स के थ्रू बाहर निकलने के लिए, ठीक है, इल्यूट आउट होने के लिए, और छोटे मॉलिक्यूल्स उतने आसानी से उस पोर के अंदर जाके और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के थ्रू पार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेल का ये काम होता है कि हम उन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए वो कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब 2 तरीके के बेसिक जेल्स हैं जो कि हम लोग देखते हैं, एक एग्रोस और एक पॉलीएक्रिलामाइड जेल, ठीक है। एग्रोस जेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एग्रोस जेल कैसे हमको मिलता है, तो एग्रोस जेल जो है वो एक सीवीड होता है, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल कोलाइड है और
इसका जो लीनियर पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, एग्रोस जेल का जो लीनियर पॉलीसेक्राइड है, जो बेसिक होता है, बेसिक रिपीट यूनिट एग्रोबायोस की होती है, ठीक है। और एग्रोबायोस में क्या होता है, एग्रोबायोस अल्टरनेटिंग यूनिट होती है गैलेक्टोज और 3,6 एनहाइड्रोगैलेक्टोज की, ठीक है। और यूजुअली एग्रोस जेल को हम लोग 1 to 3% कंसंट्रेशन में यूज करते हैं। 1 to 3% कंसंट्रेशन में यूज करने का मतलब क्या है कि अगर हम लोग 100 ml बना रहे हैं तो हम लोग 1 ग्राम लेंगे एग्रोस और फिर उसमें हम लोग बाकी कंसंट्रेशन मेकअप करके उसको सॉलिडिफाई होने के लिए रख देंगे। फिर बात करते हैं हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड जेल की। तो और एग्रोस जेल जो है वो डीएनए और प्रोटीन दोनों को ही डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है, लेकिन हम लोग पॉलीएक्रिलामाइड जेल को ज़्यादा फेवर करते हैं, वो हम लोग आगे भी देखेंगे क्यों करते हैं। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल जो है वो क्या कंसिस्ट करता है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल है वो चेन्स ऑफ एक्रिलामाइड मोनोमर्स क्रॉस लिंक्ड विद एन मिथिलीन बिस एक्रिलामाइड यूनिट्स, या इसको हम लोग बिस भी कहते हैं, यानी कि एक्रिलामाइड और बिस की रिपीटिंग यूनिट होती हैं। द रेशियो ऑफ एक्रिलामाइड टू बिस डिटरमाइन द पोर साइज ऑफ द जेल, यानी कि जितना एक्रिलामाइड टू बिस का रेशियो होगा वो डिटरमाइन करेगा कि जेल का पोर साइज कितना होगा। पोर साइज क्या काम करता है वो अभी हम लोग ने वो भी बताया, ठीक है। तो इसका पॉलीमराइजेशन कराने के लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो कि है अमोनियम परसल्फेट, ठीक है। अमोनियम परसल्फेट इनिशिएशन करने में हेल्प करता है इन दोनों के पॉलीमराइजेशन के लिए, और उसके लिए हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है जिसको हम लोग टेमेट बोलते हैं, डेट इज N टेट्रामिथाइल इथिलीन डाइमीन। इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैरी आउट होती है और हमारे पास क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर पूरा मिल जाता है हमको। कैसा, ऐसा। ये है एक्रिलामाइड हमारा, ये है हमारा एक्रिलामाइड, और ये है हमारा N मिथिलीन बिसएक्रिलामाइड, डेट इज बिस। और ये हमारा अमोनियम परसल्फेट का जैसे मॉलिक्यूल है और ये इस पे अटैक करता है, इनिशिएशन करवाता है। इनिशिएशन करवाने के बाद हमारे पास जो टेमेट है वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और ऐसे करके ये क्रॉस लिंक ब्रिज बन जाता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और ऐसे ही बनता चला जाता है। तो इसीलिए इनका रेशियो जो है ये वो डिटरमाइन करता है कि हमारा पोर साइज कितना होगा, ठीक है। अब हमारा जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल है उसकी क्या फायदे होते हैं एक्रिलामाइड जेल के, अगर हम लोग देखते हैं ऊपर तो सबसे पहले तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल यूज करने का पहला फायदा क्या है कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो बढ़ जाती है। हाई रिजॉल्विंग पावर फॉर स्मॉल एंड मॉडरेटली साइज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 to 10 to the power 10 डाल्टन, ओके। तो पहला तो ये फायदा हो गया। दूसरा क्या है कि एक्सेप्टेंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज सैंपल साइजेस, मतलब जो एग्रोस जेल है उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लार्ज सैंपल नहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब लार्ज मॉलिक्यूल नहीं यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक फ़ायदा हमको इसमें मिलता है कि हम लोग इसमें कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मिनिमल इंटरेक्शन ऑफ माइग्रेटिंग मॉलिक्यूल्स विद द मैट्रिक्स, कि ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, तो इस पे क्या है कि ये एक ऐसा पॉलीमर है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है और इसका इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स इस पे रन कर रहे हैं या जो भी बफर पार्टिकल इस पे रन कर रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन इसका नहीं होता है। चौथा क्या है, फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स जो है उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी काफ़ी होती है, अच्छी खासी होती है, जो कि हेल्प करती है हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए। अगर हमारा जेल स्टेबल नहीं होगा तो हम मॉलिक्यूल्स को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो एक्रिलामाइड की कंसंट्रेशन जो हम लोग यूज करते हैं वो जनरली वेरी करती है 5% to 25%। जैसे अगर हम लोग को बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं, जैसे कोई प्रोटीन है उसका काफ़ी ज़्यादा किलो डाल्टन में वो है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग साइज जो है उसमें हम लोग परसेंटेज कम रखेंगे, क्योंकि अगर उसका पोर साइज ज़्यादा होगा तभी वो प्रोटीन उसमें एंटर कर सकती है बफर में, जेल में, बफर से, ठीक है। अगर उसका हम परसेंटेज जो है वो बढ़ा देते हैं तो पोर साइज कम होता जाएगा। अगर पोर साइज बहुत कम हो गया तो बड़ी प्रोटीन एंटर ही नहीं कर पाएंगी, तो उनको रिजॉल्व तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो लोअर परसेंटेज जेल्स आर बेटर फॉर रिजॉल्विंग हाई मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स व्हाइल मच हायर परसेंटेज आर नीडेड टू रिजॉल्व स्मॉलर मॉलिक्यूल, ओके। So a standard polyacrylamide gel formed by the polymerization of 7.5% acrylamide, ये एक स्टैंडर्ड सेट करेगा कि हम लोग 7.5% लेके बना सकते हैं जेल, ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोटीन्स की जो है वो किस किस तरीके से की जाती है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं SDS पॉलीएक्रिलामाइड जेल की, SDS पॉलीएक्रिलामाइड जेल की।
तो पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर एसडीएस पॉलीएक्रिलामाइड जेल की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास पॉलीएक्रिलामाइड जेल होगा, ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल है। और दूसरी चीज हमारे पास क्या होगी, बफर होगा। बफर सोल्यूशन में हमारे पास मिक्सचर होगा, उसमें वो कंपाउंड्स या वो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे जिनको हम लोग को अलग अलग करना है, ठीक है। तीसरी चीज हमारे पास एसडीएस होगी। अब एसडीएस क्या होता है, एसडीएस होता है सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। सोडियम डोडिसाइल सल्फेट का मतलब है वो एक एनाइनिक डिटर्जेंट होता है और उसका स्ट्रक्चर है ये सोडियम डोडिसाइल सल्फेट। इसको हम लोग क्यों इसमें यूज करते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे अगर हम लोग को कोई प्रोटीन है जिन दोनों प्रोटीन का मास डिफरेंट है लेकिन उस पर चार्ज की वजह से किसी वजह से सेम है, ठीक है, या कोई ऐसी प्रोटीन है जिनको हम लोग, कोई ऐसी मिक्सचर प्रोटीन है जिनको हम लोग मास के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें हम अलग ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमने एक उन पे एसडीएस से ट्रीट कर दिया, एसडीएस एनाइनिक डिटर्जेंट है, वो उसको कवर कर लेता है। कैसे कि 2 अमीनो एसिड के रेशियो पे एसडीएस मॉलिक्यूल उसको बाइंड कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो यूनिफॉर्मली एसडीएस मॉलिक्यूल उसको बाइंड कर लेगा, ऐसे करके अगर ये है हमारे पास और इस पे एसडीएस मॉलिक्यूल ऐसे यूनिफॉर्मली अलग अलग पूरी प्रोटीन को बाइंड कर लेगा, तो पूरी प्रोटीन पे क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है, पूरी प्रोटीन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोटीन हम रन करेगी पॉजिटिव कैथोड की, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ से, ठीक है। ये तो हमारा एक एसडीएस को यूज करने का। ये दूसरी चीज हम लोग इसके जो इसके साथ यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं, वो होती है बीटा मर्केप्टो इथेनॉल। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। बीटा मर्केप्टो इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट जो कि क्या काम करता है, जो हमारे जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, ये जो 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल के बीच में फॉर्म होते हैं, ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, बीटा मर्केप्टो इथेनॉल इनको ब्रेक कर देता है ऐसे, ठीक है। तो प्रोटीन जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर या टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म करी होती है बीटा मर्केप्टो इथेनॉल, उनको तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उस प्राइमरी स्ट्रक्चर पे एसडीएस पूरा बाइंड हो जाती है और ओवरऑल उसको निगेटिव चार्ज दे देती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोटीन है जो कि मल्टीबरिक है, जिसमें 2 मोनोमर है या है, तो वो मोनोमर जो है जो कि हमारे बाइंड रहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड इस एसडीएस और बीटा मर्केप्टो इथेनॉल की वजह से टूट जाते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर पे एसडीएस बाइंड करके ओवरऑल उसको निगेटिव चार्ज देके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करा देता है, एनोड की तरफ मूव करा देता है, ठीक है। तो द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स थ्रू पॉलीएक्रिलामाइड जेल डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी, दिस चार्ज पर यूनिट mass for size and the shape of the molecule. Now, in SDS phase, proteins are exposed to the negatively charged anionic detergent sodium dodecyl sulfate SDS before and during gel electrophoresis. Then the SDS binds to the main chains at a ratio of about 1 SDS for every 2 amino acid residues. And along with SDS, protein is also treated with the beta mercaptoethanol to break इंटरचेन एंड इंट्राचेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जैसा कि बताया, ठीक है। तो अब हम लोग जो दूसरी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज करते हैं वो है डिसकॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिसकॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक है जिसको यूज करा जाता है प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए। अब इसमें जो हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें अलग क्या है, इसमें अलग ये है कि इसमें जो हमारा जेल है, ठीक है, उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया है, एक सैंपल जेल, एक स्टैकिंग जेल और एक सेपरेटिंग जेल, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर एक ये बफर का कंटेनर है, एक ये नीचे बफर का कंटेनर है, ठीक है। इसमें भी बफर फील्ड है हमारा, इसमें नीचे भी बफर फील्ड है। बस इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारा स्टैकिंग जेल है और हमारा सैंपल जेल है उनका पीएच अलग होता है और जो हमारा सेपरेटिंग जेल है उसका पीएच अलग होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो हमारा प्रोटीन मिक्सचर होता है उसके साथ 2 चीज और यूज करते हैं, यानी कि उसको हम लोग ग्लाइसिन बफर में यूज करते हैं। ग्लाइसिन बफर के साथ साथ उसमें Cl- आयन भी प्रेजेंट होते हैं, Cl- आयन भी प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हमारा जो मॉलिक्यूल का मतलब जो हमारा मिक्सचर है, जो हमारे प्रोटीन जो हमारा मिक्सचर है वो हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे बफर में, तो हमारा सैंपल बफर जो है और हमारा जो स्टैकिंग जेल है, सैंपल जेल और स्टैकिंग जेल, उनके पीएच लगभग
सेम होती है, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा सेपरेटिंग जेल है यानी कि ये वाला पार्ट, ठीक है, इसकी पीएच अलग होती है। तो हम लोग यूज करते हैं जो सबसे पहले जैसे द स्टैकिंग जेल इज सिमिलर टू डेट ऑफ सैंपल जेल, और द सेपरेटिंग जेल हैज हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एक्रिलामाइड रिजल्टिंग इन स्मॉलर पोर साइज प्रोवाइड्स द सीविंग इफेक्ट। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारे सैंपल जेल है और स्टैकिंग जेल है यानी कि ये वाला पार्ट, इसमें जो पोर साइज होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन कम होता है। जबकि जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज सेपरेटिंग जेल, इसमें जो एक्रिलामाइड का कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा होता है और पोर साइज कम होता है। द सैंपल इज यूजुअली डिजॉल्व्ड इन ग्लाइसिन क्लोराइड बफर। जैसे कि बताया कि यहाँ पे जो सैंपल डिजॉल्व होता है वो किस में डिजॉल्व होता है, ग्लाइसिन क्लोराइड बफर में, ठीक है। उसका पीएच 8 to 9, बेसिकली 8.3 पीएच अप्रॉक्स हम लोग यूज करते हैं। वैसे 8 to 9 लिखा है, 8.3 पीएच हम लोग यूज करते हैं बिफोर लोडिंग ऑन द जेल, ठीक है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे ये चीज क्या दिखा रही है कि हमारे पास जो बफर है ऊपर पीएच 8.3 है, यहाँ पे ट्रिस ग्लाइसिन बफर, ठीक है। उसके बाद ट्रिस एचसीएल यहाँ पे 6.8 पीएच का, फिर 8.8 पीएच, और नीचे हमारे पास सेम बफर है जो कि हमारे पास ऊपर था। अब डिसकॉन्टिन्यूअस यहाँ पे क्या चीज दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये वाला पार्ट है, अपर पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे पास सैंपल जेल है और स्टैकिंग जेल है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा नीचे वाला, ये क्या है, ये सेपरेटिंग जेल है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने मॉलिक्यूल्स को लोड कर रहे हैं ऊपर। यहाँ पे हमने ये वेल्स में मॉलिक्यूल को, अपने मिक्सचर को लोड कर दिया, किसके साथ, ग्लाइसिन बफर के साथ। ग्लाइसिन बफर में क्या है, क्लोराइड आयंस है, ग्लाइसिन है, और हमारे पास सैंपल है जिसमें हमारे प्रोटीन के अलग अलग मिक्सचर और प्रोटीन प्रेजेंट है। होता क्या है, जब यहाँ पे पीएच 6.8 है सैंपल जेल और स्टैकिंग जेल में, ठीक है, तब हमारा ज्यादातर जो ग्लाइसिन है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ज्विटर आयन का मतलब होता है वो फॉर्म जिसमें नेट चार्ज जो होता है मॉलिक्यूल के ऊपर वो जीरो होता है। नेट चार्ज हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर जीरो है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। 6.8 पीएच पे ज्यादातर जो हमारा ग्लाइसिन है वो ज्विटर आयन की फॉर्म में रहता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी का मतलब क्या था, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। तो अगर हम लोग इस एरिया में इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी होती है क्लोराइड की, उसके बाद प्रोटीन सैंपल की और ग्लाइसिनेट की। तो यहां से जो मॉलिक्यूल चलते हैं, ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, यहां से जो मॉलिक्यूल चलते हैं ऐसे करके, ठीक है, चार्ज जैसे यहाँ पे नेगेटिव तो पॉजिटिव जा रहा है, तो जब चार्ज ऐसे रन हो रहा है तो हमारे मॉलिक्यूल चलना शुरू होंगे। सबसे आगे क्लोराइड, उसके बाद प्रोटीन सैंपल और उसके बाद ग्लाइसिनेट। तो होता क्या है कि सबसे आगे क्लोराइड, उसके बाद हमारा प्रोटीन सैंपल, उसके बाद हमारा ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है। तो जो प्रोटीन सैंपल होता है वो सैंडविच हो जाता है क्लोराइड आयन और ग्लाइसिनेट आयन के बीच में। तो इससे क्या होता है कि जहां पे हमारे बफर की कंसेंट्रेशन, जैसा कि अभी बात करी थी कि जो बफर की जो हमारे जेल की कंसेंट्रेशन यहाँ पे है और जो जेल की कंसेंट्रेशन यहाँ पे है वो दोनों अलग है। यहाँ पे जो पोर साइज है हमारा इस एरिया में, वो पोर साइज हमारा बड़ा है और यहाँ पे हमारा पोर साइज छोटा है, ठीक है। तो इस पोर साइज के छोटे होने की वजह से यहाँ पे एक ऐसे करके ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें प्रोटीन सैंपल जो है वो सैंडविच हो जाता है क्लोराइड आयन और ग्लाइसिनेट आयन के बीच में। फिर जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है ये मॉलिक्यूल एंटर करते हैं सेपरेटिंग जेल में। सेपरेटिंग जेल का पीएच होता है हमारा अलग, दैट इज 8.8, ठीक है। इस 8.8 पीएच होने का वजह से क्या होता है, हमारा जो ग्लाइसिन है वो ज्यादातर निगेटिव चार्ज में आ जाता है, दैट इज मतलब अब वो नेगेटिव चार्ज में आ जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो अब उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी चेंज हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में आने की वजह से उसका जो है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का असर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी कैसी होती है आयंस की सेपरेटिंग जेल में, तो सबसे ज्यादा क्लोराइड की, ठीक है, एज यूजुअल उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, उसके बाद ग्लाइसिनेट की और उसके बाद प्रोटीन सैंपल की। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड और ग्लाइसिनेट का मतलब नहीं, क्योंकि वो अपना फंक्शन कर चुके हैं। एंट्री का नाम है मेन, इन दोनों का फंक्शन होता है, वो अपना फंक्शन कर चुके हैं तो वो अपना आगे चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन सैंपल को सेपरेट कर देता है। अब इस चीज का फायदा क्या है, क्यों हम लोग ये यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी हम लोग को डिसकंटिन्यूअस इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करने की, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोज की, तो पहली चीज है कि इट प्रिवेंट्स एग्रीगेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स ड्यूरिंग द एंट्री,
ठीक है, इस एंट्री के दौरान प्रोटीन को एग्रीगेट नहीं होने देते हैं और प्रेसिपिटेट नहीं होने देते हैं। ठीक है, दूसरी, इट प्रमोट्स वेल डिफाइंड बैंड। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें और इसमें एक मिक्सचर में ढेर सारे प्रोटीन प्रेजेंट जो इधर से आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पोर साइज सबका सेम होता तो ये प्रोटीन एक वेल डिफाइंड बैंड नहीं बनाता, ये ऐसे करके स्मेयर बनाता, यूं यूं। ठीक है, हमें एक स्मेयर दिखता, लेकिन क्योंकि ये सैंडविच होके एकदम एक्यूरेटली उसमें घुसे हैं हमारे आगे वाले जेल में और एकदम फ्लुएंटली फ्लो हो रहे हैं, तो ये जो बैंड बनेगा वो एकदम क्लियर होता है। ये इसके दो प्रोज हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक की, डेट इज 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आखिर होती क्या है और इसको क्यों 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला गया है। ठीक है, तो प्रोटीन्स इन 2 डायमेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर सेपरेटेड इन 2 sequential steps. First by their charge and second by their mass. ठीक है, इसमें हम एक ही प्रोटीन मिक्सचर में जो हमारे सैंपल्स हैं उनको दो तरीके से हिट करते हैं। पहले तो उनके चार्ज के बेसिस पे, दूसरे उनके मास के बेसिस पे। कैसे? एक ग्लास ट्यूब हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, एक ग्लास ट्यूब हमने ली, उस ग्लास ट्यूब में हम अपना सैंपल फिल कर देते हैं। ठीक है, उस ग्लास ट्यूब में अपना सैंपल फिल कर देते हैं और उसके बाद हमने क्या किया, उसमें उसको रन कराया इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। उसमें हमने क्या करा, एम्फोलाइट्स मिला दिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले गया प्रोटीन सैंपल प्लस 8 मोलर यूरिया प्लस एम्फोलाइट्स, ये फर्स्ट स्टेप है इसका। तो एम्फोलाइट्स क्या होते हैं? एम्फोलाइट्स मिक्सचर होते हैं हमारे ऐसे जो कि पीएच ग्रेडियंट डेवलप करते हैं। ठीक है, पीएच ग्रेडियंट डेवलप करते हैं, मतलब यहाँ पे हर पॉइंट में पीएच अलग अलग होती है। एक पीएच ग्रेडियंट डेवलप करते हैं और 8 मोलर यूरिया यानी कि हाई कंसेंट्रेशन है यूरिया की, इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं प्रोटीन सैंपल के साथ? क्योंकि यूरिया जो है वो प्रोटीन को डीनेचर कर देती है। ठीक है, यानी कि प्रोटीन अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर से आ जाता है अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसलिए हम लोग 8 मोलर यूरिया यूज करते हैं। तो प्रोटीन सैंपल प्लस 8 मोलर यूरिया प्लस एम्फोलाइट्स हम लोग यूज करते हैं इस ग्लास ट्यूब में। उसके बाद हम लोग इसकी आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग करते हैं। आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग का मतलब क्या होता है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव। उसके बाद हमारे पास अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जिन पे अलग अलग चार्ज होगा। ठीक है, वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे चार्ज किस चीज पे डिपेंड करता है कि वो किस पीएच में है। एक ऐसी पीएच आती है, ठीक है, जब उन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कि उन पे नेट चार्ज 0 होता है। उस पीएच को हम लोग क्या करते हैं? उस पीएच को हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफाइंड होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि अलग अलग प्रोटीन जो सैंपल्स हैं या अलग अलग जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पीएच पे रुक गए हैं इस मिक्सचर में। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उस प्रोटीन का पीआई या कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, उस पे जब वो रुक जाते हैं तो वो जब उन पे कोई नेट चार्ज नहीं रहता तो उनको कोई भी एक्सटर्नल फील्ड का प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट उनके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, फिर जब ये हमारी ग्लास ट्यूब में हो जाता है, इस पूरी ट्यूब को हम लोग ट्रांसफर करते हैं किसमें? इस पूरी ट्यूब को हम लोग ट्रांसफर करते हैं सेकेंड जेल में। ठीक है, सेकेंडरी जेल में लाइक दिस। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा वो है उसमें एसडीएस प्रेजेंट होता है। किसमें? हमारे जेल में। तो एसडीएस प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जैसे कि अभी एसडीएस इलेक्ट्रोफोरेसिस में देखा था। यूनिफॉर्म जेल पे अगर जो हमारे यूनिफॉर्म प्रोटीन पे अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वो प्रोटीन फोर्स फील्ड का अपने ऊपर महसूस करेंगी और फील्ड में अपने उसके साथ रन करेंगी। ठीक है, तो जब फील्ड में वो फोर्स फील्स करके रन करती हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो किस बेसिस पे रन कर रही हैं? वो अपने मास के बेसिस पे रन कर रही हैं। अभी हमने इन्हीं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अलग किया था किसके बेसिस पे? उनके चार्ज के बेसिस पे। ठीक है, पीआई पे। ठीक है, अब वो हम उनको किस बेसिस पे अलग कर रहे हैं? उनके मास के बेसिस पे। तो ये हमें एक हायर रिजॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम प्रोटीन को और ज्यादा अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं उन मॉलिक्यूल से या उन प्रोटीन मॉलिक्यूल से अलग कर सकते हैं जो कि उनकी तरह दिखते हैं। ठीक है, जो कि बहुत कुछ उनकी तरह है, मास सेम है या चार्ज सेम है, ऐसे करके हम उनको अगर
दो तरीके हम लोग यूज़ कर रहे हैं, चार्ज और मास का, तो हम लोग रिजॉल्विंग पावर को अपनी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।